नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में। आज की क्लास में हम BHIC 103 के चैप्टर नंबर 1 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है जिसमें हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनो ताकि चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। तो देखो, कुषाण वंश की जब आप बात करोगे तो आपके सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा आएगा जिसका नाम है कनिष्क। तो इस चैप्टर में हम कुषाण वंश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, साथ से उन ऐतिहासिक स्रोतों का भी अध्ययन करेंगे जिससे हमें कुषाण वंश के बारे में पता चलता है। तो इससे पहले मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, थोड़ी सी नज़र एक नक्शे पर डाल दी जाए ताकि हमें ये पता चल जाए हम किन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो जब बात आप भारत के नॉर्थ इंडिया की करोगे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की करोगे और वेस्टर्न मध्य एशिया की बात करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं यहाँ पर नक्शे में कुषाण एम्पायर करके, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं इन वंश के शासकों के अंतर्गत रहा है। यानी कि कुषाण साम्राज्य जब आप पढ़ोगे तो आपको ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र दिख रहा है, उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र दिख रहा है, मध्य एशिया का क्षेत्र दिख रहा है और ये थोड़ा सा चाइना तक जो क्षेत्र जा रहा है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया है किन्होंने, कुषाण वंश ने। तो इससे पता चलता है कि मौर्य वंश के बाद अगर किसी ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी है तो कुषाण वंश के राजा रहे हैं। और कुषाण वंश के बाद फिर गुप्त आएंगे, यानी कि मौर्य और गुप्त के बीच में अगर कोई एक बहुत बड़ा शासक होगा तो वो होंगे कुषाण वंश के राजा। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ लिखा है ना, इसमें इसी नक्शे को बताया गया है कि कुषाण वंश के जो राजा हैं इन्होंने किन किन क्षेत्रों पर शासन किया है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको कुषाण वंश के बारे में पता कैसे चल रहा है। तो कुषाण वंश के ऐतिहासिक स्रोतों की बात करोगे तो आपको बहुत सारे शिलालेखों से ये बात पता चलेगी, जो पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई हैं इन खुदाइयों से बात पता चलेंगी, बहुत सारी कलाकृति मिली है, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। इतने ही नहीं, सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो सिक्के मिले हैं, जिन सिक्कों से सबसे ज़्यादा हमें कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी के बारे में पता चलता है। जो वास्तव में शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि कुषाण राजाओं के प्रारंभिक दिन कहाँ से थे। ये सब देखो मोहरों के चित्र हैं जिन पे कुषाण वंश के राजाओं के बारे में लिखा गया है, अंकित किया गया है। तो देखो, कुषाण वंश के प्रारंभिक दिन यानी कि शुरुआती राजा कौन था, उसके बाद राजा कैसे बने, इन्होंने किस प्रकार से अपनी स्थापना करी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो, कुषाण वंश का जो पहला राजा था उसका नाम था कुजुला कडफिसेस। तो आपको कुजुला कटफिसेस के बारे में कहाँ से पता चला? तो कुजुला कटफिसेस के बारे में आपको पता चलेगा, एक शिलालेख मिला था खुदाई के दौरान और उस शिलालेख का नाम था रबातक शिलालेख। तो देखो, एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आपको अभिलेखों से और शिलालेखों से ही बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा जो दरबारी इतिहासकार होंगे वो जिन किताबों को लिखेंगे उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो एक रबातक शिलालेख मिला था जिससे हमें पता चलता है कि जो कुजला कटफिशेस है ये बंदा पहला शासक था किसका, कुषाण वंश का। और ये किस जनजाति से रिलेटेड था? तो एक जनजाति थी उस समय वहाँ की और उस जनजाति का नाम था यूची। तो ये घुमंतु जनजाति थी यूची और ये जनजाति 5 भागों में बटी हुई थी। तो एक जनजाति है कौन सी, यूची जनजाति है और कितने भागों में बटी है, 5 भागों में बटी है, यानी कि 5 कुलों में बटी है। और उन्हीं में से एक कुल कौन सा है, कुषाण। तो आपसे कोई पूछे कि पहला कुषाण राजा कौन सा था तो क्या बताओगे आप, कुजुला कटफिशेस। ये कौन सी जनजाति से था, ये यूची जनजाति से था। इसके अलावा यूची जनजाति कितने कुलों में बटी हुई थी, तो 5 कुलों में बटी हुई थी। ये सब चीज़ें आपको किससे पता चल रही है, तो ये सब चीज़ें रापतक शिलालेख से आपको पता चल रही है। तो देखो किताब क्या कहती है। तो ये जो कुजुला कटफिशेस था ना, इसने अपने आप को महान राजा की उपाधि दी, राजा अधिराज की उपाधि दी, जो कि इसके सिक्कों से हमें पता चलता है। यानी खुदाई के दौरान जो इसके सिक्के मिले हैं, सोने के जो सिक्के मिले हैं, तो उन सिक्कों पर ये लिखा हुआ है इसके बारे में। और ये सब चीज़ें शक परंपराएं चलाती थीं। इसने पता है क्या करा, इस बंदे ने ये करा, किसने, कुजुला कटफिशेस ने। सबसे पहले जो इसकी 5 जनजातियां थीं उन पांचों जनजातियों को इन्होंने एकजुट किया और एक बड़ी सेना की स्थापना करी और भारत में इन्होंने घुसपैठ कर दी। इसके बाद इन्होंने काबुल के क्षेत्र में और कश्मीर के क्षेत्र में खुद को स्थापित किया। जब आप रापतक शिलालेख का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुषाण वंश का तीसरा शासक था विमा कटफिशेस। यानी कि पहला कौन सा था, कुजुला कटफिशेस, और फिर तीसरा राजा कौन बना, विमा कटफिशेस। इस शासक की जो आकृति मिली हमें, जो एक मूर्ति मिली है, ये एक बहुत बड़े मानव के रूप में मिली है, एक अति मानव के रूप में मिली है, जिसे काले बादलों, इसे बादलों से भी बादलों से उभर कर आते हुए भव्य तरीके से दर्शाया गया है। जिससे ये पता चलता है कि कुषाण राजा अपने आप को दिव्य राजा दिखाना चाहते थे, वो अपनी तुलना जो है वो भगवान के बराबर करना चाहते थे। हालांकि इन्होंने अपने आप को कानून का शासक बताया है, कानून का निर्माता ही बताया है। इन्होंने ये भी कहा है कि जितने लोग गुनाहगार होते हैं, गुनाह करते हैं, हम उनको दंडित करने के लिए आए हैं।
जैसे कि कुषाण शासकों के बारे में आप देखोगे तो एक शिलालेख है, उस शिलालेख का नाम है दस्त ए नावूर। तो ये जो दस्त ए नावूर शिलालेख है, इसमें कुषाण राजाओं के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, एक सेंटेंस यूज किया गया है, लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए हाईलाइटर जहाँ पे कर रखा है उसके ऊपर आप देखो तो लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि राजा ही कानून का दाता होगा, राजा ही पूरे के पूरे लॉ सिस्टम को सेटअप करेगा, पूरे के पूरे ब्रह्मांड व्यवस्था को कौन धारक करेगा, पूरे पूरे ब्रह्मांड को चलाएगा राजा। कामरा शिलालेख में भी एक राजा तो था, वशिष्ठ था, उसे भी देव मानुष के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा कनिष्क प्रथम की बात करोगे तो राप्तक अभिलेख में पता चलता है कि उसने अपने आप को बाघों की उपाधि दी, यानी कि देव मानुष, यानी कि स्वयं उसने अपने आप को ईश्वर बताया। कनिष्क ने अपने आप को देवता के पुत्र से स्वयं बढ़कर देवता का दर्जा दिया। यानी कि इससे पता चलता है जो कुषाण वंश के राजा थे, चाहे हम बात करें कुजुला कटफिशेश की, चाहे हम बात करें भीमा कटफिशेश की, चाहे हम बात करें कनिष्क की, चाहे हम बात करें वशिष्ठ की, ये जितने ही बड़े बड़े राजा थे, इन राजाओं के जो हमें शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं और जो सिक्के मिले हैं, इससे पता चलता है कि इन्होंने अपने आप को बढ़ चढ़कर उपाधियां दी, राजाओं का राजा, महाराजा अधिराज जैसी उपाधियां दी। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने आप को कानून का दाता ही बताया। पूरे ब्रह्मांड व्यवस्था का जो सिस्टमेटिक सेटअप होता है उसमें भी इन्होंने ये कहा कि हमने ही सिस्टम सिस्टमेटिक किया है पूरी तरीके से। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने आप को देवपुत्र की उपाधि दी, स्वयं ईश्वर की उपाधि दी। ठीक है भाई, इन्होंने अपनी मूर्ति इस टाइप से बनवाई कि बादलों से उभर कर सामने आ रहे हैं, यानी कि ये देवदूत हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करा और शुरुआत में इस टाइप से उन्होंने लोगों के अंदर भय का माहौल बनाया। प्रादेशिक विस्तार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इनके प्रदेश का यानी कि सीमाओं का विस्तार होगा कनिष्क प्रथम के शासन काल में। अब आप कहोगे सीमाओं का विस्तार कैसे होता है, तो सीमाओं का विस्तार या तो युद्ध जीत कर होता है या सामने वाले को समर्पित करवा कर। तो कुषाण साम्राज्य का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र विस्तार हो वो कनिष्क प्रथम के शासन काल में हुआ। कनिष्क ने पद जो धारण किया है वो 78 सन 78 में किया है। और जब इसने पद धारण किया तो एक कैलेंडर चालू हुआ शक संवत। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आया भी है कि शक संवत की शुरुआत कब से हुई। तो शक संवत जो कैलेंडर है इसकी स्थापना होती है 78 सी में, यानी कि जब कुषाण वंश का राजा कनिष्क अपने राज सिंहासन को धारण करता है। तो राप्तक शिलालेख के अनुसार कनिष्क के समय का जो कुषाण राज्य था ये साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, गंगा यमुना घाटी और श्री चंपा शहरों तक फैला हुआ था। मथुरा के पास तो कनिष्क की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी मिली है जिस पर ब्राह्मी लिपि में महान राजा, राजाओं के राजा, देवपुत्र कनिष्क लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि उसने अपने आप को चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित किया है, उसने अपने आप को देवपुत्र के रूप में स्थापित किया है। इतना ही नहीं, उसने इंडो ग्रीक बैसिलोस बैसिली वर्ड यूज किया है जिसमें राजाओं का राजा जिसे कहते हैं। कुषाणों ने फारसियों, चीन और रोमनों से भी खिताब लिया था। उन्होंने महाराजाधिराज, देवपुत्र, सातेर और केसर की उपाधि भी धारण करी थी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि कुषाण वंश के जितने भी राजा इन्हें उपाधियों का बहुत शौक था। और सबसे ज्यादा प्रादेशिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? कनिष्क के। तो उपमहाद्वीप के आप अगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को देखोगे, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को देखोगे, तो पूरा का पूरा क्षेत्र मैंने अभी नक्शे में दिखाया था आपको, कनिष्क के कंट्रोल में था। जैसे कि शाहजी, ढेरी, रैले की ये सब जो यहाँ के शिलालेख मिले, इन सबसे हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शहर का नाम है पुरुषपुरा। ये पुरुषपुरा आज जो पाकिस्तान में आपने सुना होगा पेशावर, तो पाकिस्तान में आज एक जगह है पेशावर, ये पहले पुरुषपुरा के नाम से थी। आगे चलकर इसका नाम कनिष्कपुरा भी रखा गया जो कि कुषाण राजा के नाम पर थी। तो आपको ये पता चल गया कुषाण राजाओं के प्रारंभिक दिन कैसे थे, उन्होंने किस प्रकार से प्रादेशिक विस्तार किया। अब हम पढ़ने वाले हैं कनिष्क के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बात करें तो वो सबसे ज्यादा प्रमुख जो उत्तराधिकारी था और शक्तिशाली जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था हुविष्क, जिसने लगभग 30 सालों से भी अधिक समय तक शासन किया था। हुविष्क की बात किया है तो इसने बहुत सारे सिक्के ढलवाए थे और उन सिक्कों से ही हमें इसके बारे में पता चलता है। इसने जो हुविष्क ने जो सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे और तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके शासनकाल में एक शिलालेख भी मिला है हमें मथुरा से, और इस शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि हाँ भाई इसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। एक और अभिलेख इसका मिलता है वर्दक से, जिससे ये पता चलता है कि काबुल के पश्चिमी इलाके पर इसका कंट्रोल था। इसके अलावा हुश्क ने सोने के सिक्कों की अधिकतम किस्में जारी करी हैं। उसके सिक्कों में इंडिक, ईरानी, मध्य एशियाई, हेलेनिस्टिक धर्मों की देवी देवताओं को भी दर्शाया गया, जिससे पता चलता है ये लोग धार्मिक भी थे। इवन बिहार में आरा नाम की एक जगह है, वहाँ के शिलालेख से हमें कनिष्क द्वितीय के बारे में पता चलता है और हमें वासुदेव के बारे में भी पता चलता है। वासुदेव की बात की जाए तो इसने ये भी 30 सालों तक शासन किया था। तो ये सारे कुषाण वंश के राजा हैं भाई, और इन सब के बारे में हमें शिलालेखों और अभिलेखों से पता चलता है। और इन अभिलेखों से हमें यही पता चलता है कि जो आज की मथुरा है, इस मथुरा पर भी कुषाण राजाओं का नियंत्रण था।
वासुदेव जो फर्स्ट था, इसके दो उत्तराधिकारी हुए थे, कनिष्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय। ये सब राजाओं के नाम है भाई, इन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। वंश का जो अंतिम राजा था ये माना जाता है वो वासुदेव द्वितीय होगा। और वासुदेव द्वितीय जब राजा बनेगा तो ये कुषाण साम्राज्य जो है वो अपनी पतन की ओर चला जाएगा और धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो कुषाण वंश के राजाओं की बात की जाए तो कई जगह ऐसी थी जहां पर दो दो राजा एक साथ शासन करते थे। एक होता था वरिष्ठ और एक होता था कनिष्ठ, यानी कि जैसे आजकल एक सीएम होता है, एक डिप्टी सीएम होता है, उसी टाइप से। तो ये भी इनकी एक निराली प्रथा थी जो कि कहीं और दिखाई नहीं देती, कि एक साथ दोहरे शासन होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कुषाणों की धार्मिक नीति की। तो अब तक हमने कितना पढ़ा? अब तक हमने इतना पढ़ा है भाई। अगर हम कुषाण वंश की बात करें तो ये कौन सी प्रजाति से थे भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ये कौन सी जनजाति से संबंधित थे? तो वैसे मैं तो बता दे रहा हूँ, यूची जनजाति से संबंधित थे। और इन्होंने कैसी उपाधियां ली? महाराजा धीराज जैसी उपाधियां ग्रहण करी। इनका प्रादेशिक विस्तार सबसे ज्यादा कनिष्क प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा अन्य जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, अभिलेखों से पता चलता है। अब हम बात करते हैं कुषाणों की धार्मिक नीति। तो कुषाणों ने जितने भी स्थानीय देवता थे उन सबको अपने पंथ में शामिल किया, और उनके चित्र कई सिक्कों पर मिले हैं जिससे हमें पता भी चलता है। तो कुषाण वंश के जितने भी राजा थे उन्होंने जो सिक्के जारी किए, एक तरफ तो इनकी खुद की तस्वीर थी और दूसरी तरफ देवी देवताओं के चित्र भी बने हुए थे, जिससे पता चलता है इन्होंने देवताओं के समतुल्य अपने आप को रखा है। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो। ठीक है भाई, इस प्रकार से यहाँ पर चीजें हैं। तो ईरान में जिस प्रकार से धार्मिक विचार चलते थे, यही विचार कनिष्क के सिक्कों पर भी हावी थे। जो बैक्ट्रियन संस्कृति थी वो पूरी की पूरी तरीके से हमें कनिष्क के सिक्कों से पता चलती है। ईरानी देवताओं को उल्टे भाग पर दिखाया गया है, जिनके नाम ग्रीक और बैक्ट्रियन भाषा में उल्लेखित किए गए हैं। राबता का अभिलेख से ही पता चलता है कुषाण जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे ये सब ईरानी मूल के थे, और इसमें बहुत सारे प्रकार के देवता थे। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध को भी दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। बुद्ध को सिक्के पर शिव, मित्र और अहुर मजदा आदि देवताओं के साथ चित्रित किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये लोग बुद्ध को देवताओं के बराबर समझते थे। उन्होंने बुद्ध के प्रति निष्ठा का प्रतीक भी दिखाया है। इतना ही नहीं, कनिष्क का जो धार्मिक झुकाव है वो बैक्ट्रियन पंथों पर आधारित है। और वहीं जो उसके बाद राजा आया था हुविष्क, इसने भी नई नई धार्मिक नीतियों का पालन किया, चाहे वो ग्रीक हो, ब्राह्मणवादी हो, बौद्ध हो, पारसी हो। इन सभी देवी देवताओं को उसने सम्मान किया और उनकी तस्वीरों को सिक्कों में ढाला। हुविष्ट ने अलेक्जेंड्रियन और रोमन देवताओं को भी अंकित किया, जिससे पता चलता है जो ये कुषाण वंश के राजा थे इनकी धार्मिक नीति जो थी वो सहिष्णु थी, और इन्होंने विभिन्न धर्मों का क्या करा था? संरक्षण किया था। इतना ही नहीं, कनिष्क प्रथम और हुविष्क के शासन के दौरान देखोगे तो रेशम मार्ग को बढ़ावा मिलेगा, और रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी करी हैं। तो कुछ राजा जैसे हम कहें स्कंद कुमार, विशाखा, महासेना, हुविष्क, इन सबके चार अलग अलग देवता थे जो बाद में एक देवता में विलीन हो गए, जिसे आज हम कार्तिकेय भगवान के नाम से जानते हैं। तो कुषाणी वंश की धार्मिक नीति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे? अब देखो, कुषाण वंश के हम राजवंशीय अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, कुषाण वंश ने क्या करा था, इन्होंने बहुत सारी ऐसी इमारतें बनवाई थी जो इनके खुद के प्रयोग के लिए होती थी। जैसे कि देखो, कोई भी राजा अपना शासन कैसे स्थापित कर सकता है, खासतौर पे भारत में। तो भारत में कोई भी राजा अपना शासन जो स्थापित कर सकता था, या तो बाहुबल के दम पर, या फिर वो जनता को ये दिखाता था कि भगवान ने उसे इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए ही भेजा है। तो कुषाण वंश के राजाओं ने अपने आप को देवताओं के बराबर दिखाया, और देवत्व हासिल करने के लिए उन्होंने सिक्कों का प्रयोग किया। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण भी करवाया। उन्होंने ऐसे देवकुल का निर्माण करवाया जिनमें बाद में पूजा होने लगी, और ये बड़े बड़े मंदिर बन गए। यही बड़े बड़े केंद्र बन गए, जिनमें मथुरा के पास एक मठ था, और ऐसी एक जगह थी सुर्ख कोटल। कनिष्क की बात किया तो कनिष्क ने सुर्ख कोटल में एक राजवंशीय अभयारण्य का निर्माण भी करवाया था, जिसका नाम था कनिष्क ओनिदो अभयारण्य, जहां पर बड़े पैमाने पर पूजा पाठ और धार्मिक चीजें होती थीं। कनिष्क को बैगो कहा जाता था। बैगो का मतलब है स्वयं भगवान। तो ये सारी चीजें आप धार्मिक नीति में लिखोगे जब क्वेश्चन आएगा कि कुषाण वंश की धार्मिक नीति के बारे में बताइए। तो सुर्ख कोटल मठ में मंदिरों का निर्माण करवाया, राजा की 3 पीढ़ों को यहाँ पर स्थापित किया है। यहाँ पर जो शिलालेख लिखवाए गए, अभिलेख लिखवाए गए, इसमें देवी देवताओं के साथ साथ उनके नामों के साथ साथ ये कुषाण वंश के जो राजा थे इनके नामों को भी लिखवाया गया है, जिससे हमें इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अगर कुषाण वंश से क्वेश्चन आएगा तो देखिए उसकी धार्मिक नीति के बारे में आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से पूछ सकता है, और शुरुआत में फिर आप बताओगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो भारत में कैसे आए, और फिर उन्हें धार्मिक नीति को कैसे चलाया। अब हम भारतीय समाज में नए तत्वों की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियों का
क्या हुआ, विकास हुआ हमारे यहाँ। बहुत सारे जैसे यवन, शक, ये सब भारतीय आबादी का हिस्सा बन गए। ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, ये धीरे धीरे इनका भारतीयकरण हुआ। भारतीय संस्कृति के मनुस्मृति के अनुसार देखा जाए तो जो शक और पार्थियन थे, क्षत्रिय थे और आगे चलकर ये अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। तो इसी वजह से इन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि अगर आप में से कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भारतीयों पर बाहरी लोगों ने शासन किया, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं देखो, भारतीयों पर बाहरी लोगों ने शासन भले किया हो, लेकिन जब वो भारत में आए तो वो पूरी तरीके से भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में रंग गए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं कोई भारतीय हो चुके हैं, क्योंकि उनकी अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपना धर्म नहीं था। जैसा भारत में धर्म चल रहा है, भारत की जो भाषा चल रही है, भारत की जो लिपि चल रही है, भारत की जो वास्तुकला है, उसी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो जिससे पता चलता है कि उन लोगों का भारतीयकरण हुआ, उन्होंने यहाँ की विद्या सीखी, यहाँ की घुड़सवारी सीखी, उन्होंने यहाँ का ज्ञान लिया और उसी भाषा में उस चीज़ों को आगे बढ़ाया। पंजाब, राजस्थान और अगर उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे स्थानीय राजाओं की उत्पत्ति होगी, और या तो ये छोटे शाही परिवारों से होंगे या फिर कबीलों से होंगे, जैसे योधेय शासक, मालवा शासक, शिबी, वृष्णि, कुनिंद, ऐसे छोटे छोटे वंश और भी भारत में छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन कर रहे होंगे। जैसे कि आडुम्बर की अगर आप बात करोगे तो भारत में जो रावी नदी है, व्यास नदी है, इसके ऊपरी भागों पर, इसकी भूमि पर आडुम्बर ने कब्जा कर रखा था। जबकि कुनिंद वंश के बारे में आप पढ़ोगे तो शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी पर, व्यास नदी और यमुना के जो तराई क्षेत्र पर, इस पर इन्होंने शासन किया था। तिरगर्त जो राजा थे, इन्होंने रावी और सतलुज नदियों के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। ऐसे जो योधे कबीली राजा थे, इन्होंने सतलुज और यमुना के क्षेत्रों पर शासन किया था और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कबीलाई वंश थे जो छोटे छोटे सरदार के रूप में भी भारत में शासन कर रहे थे। यानी कि शुंग वंश की बात की जाए, कुषाण वंश की बात की जाए, तो इसके अलावा भी छोटे छोटे वंश भारत में थे, लेकिन ये अपना बड़ा राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। ये कबीलाई समाज की स्थापना कर रहे थे और छोटे छोटे सरदारों के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पाणिनि के ग्रंथ से पता चलता है। जो ऋषि पाणिनि थे, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उससे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद किस प्रकार से छोटे छोटे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी के आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। हालांकि जब यूनानी लोगों का हम पर आक्रमण होगा, कुषाण लोगों का आक्रमण होगा, तो इनकी थोड़ी सी शांति बाधित होगी और मिनेंडर फर्स्ट जब आक्रमण करेगा तो शांति और भी ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो इस चैप्टर में बस इतना सही है। कुषाण वंश के बारे में आपसे कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। इसके अलावा जो छोटे छोटे राज्य थे अगर आप बात करोगे तो मालवाओं में मिनेंडर की अगर बात करोगे, इसी प्रकार से राजस्थान के आसपास के इलाके में योधे कबीले के लोग जो थे, इन्होंने शासक बने। इनके बारे में तांबों के सिक्के से पता भी चलता है। हरियाणा के रोहतक के आसपास भी इनका शासन था। इसी प्रकार से कुषाणों के हटने के बाद ये जो आदिवासी लोग थे, इन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन करना शुरू किया। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं इस पैराग्राफ से, क्योंकि एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसकी चर्चा अगले चैप्टर में की भी जाएगी। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा कि भारत में कुषाण वंश के जो योगदान है राजनीति में और धार्मिक नीति में, उसका वर्णन कीजिए। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। चैप्टर के भाग 1 और भाग 2 दोनों की वीडियो जरूर देख लेना, ताकि अगर आपसे शुंग वंश के बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछे और चाहे कुषाण वंश के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दे सको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप केवल सुन सुनकर ही चीज़ें समझ जाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें ना इतनी सारी नॉलेज है, इतने सारे नाम हैं जो आपको एक छोटे छोटे नोट्स बनाकर तैयार करने पड़ेंगे। बट फिर भी लेक्चर को अगर आप 2 से 3 बार सुनोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।